कल्पना कीजिए, आप अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पल में हैं। आप अपने पार्टनर के सामने घुटनों पर बैठते हैं, एक छोटी सी मखमली डिब्बी खोलते हैं और उसमें चमकता है एक नन्हा सा पत्थर, एक हीरा। यह हीरा आज प्यार और वादे का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप दुनिया की सबसे कीमती और दुर्लभ चीज मान रहे हैं, वो असल में मिट्टी के ढेरों में मिलने वाला एक साधारण सा पत्थर है। क्या होगा अगर आपको पता चले कि आपकी उंगली में चमकती वह अंगूठी असल में सदियों पुराने एक सोचे समझे मार्केटिंग स्कैम का नतीजा है। यह कहानी है $100 बिलियन के उस मायाजाल की, जिसने पूरी मानवता के मनोविज्ञान को बदल दिया। यह कहानी है डीबीएस नाम के उस साम्राज्य की, जिसने सिर्फ एक पत्थर बेचने के लिए युद्धों को फंड किया, दुनिया भर की सरकारों को अपनी जेब में रखा और एक ऐसा झूठ बुना जिसे आज हम सच्चा प्यार कहते हैं। आज हम हीरो के उस काले और खूनी सच की परतों को खोलेंगे, जो शायद आपको अपने गहनों के डिब्बे को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। इस खेल की शुरुआत होती है साल 1867 में दक्षिण अफ्रीका की ऑरेंज नदी के किनारे। यहाँ एक छोटा सा लड़का एक चमकता हुआ पत्थर पाता है, जिसे बाद में यूरिका डायमंड का नाम दिया गया। इससे पहले हीरा दुनिया में वाकई दुर्लभ था, जो सिर्फ भारत की गोलकुंडा खदानों और ब्राजील के कुछ हिस्सों में मिलता था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में हीरो का एक ऐसा विशाल भंडार मिला, जिसने पूरी दुनिया के अर्थशास्त्रियों को डरा दिया। अगर ये लाखों हीरे बाजार में आ जाते, तो इनकी कीमत एक मामूली कंजे के बराबर रह जाती। यही एंट्री होती है सेसिल रोड्स की, एक ऐसा आदमी जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। रोड्स ने समझा कि अगर हीरो की कीमत बचाए रखनी है, तो सप्लाई को रोकना होगा। उसने एक एक करके दक्षिण अफ्रीका की छोटी बड़ी सभी खदानों को खरीदना शुरू किया और 1888 में जन्म हुआ डी बियर्स कंसोलिडेटेड माइंस का। रोड्स का विजन सिंपल लेकिन खतरनाक था। पूरी दुनिया में हीरो की सिर्फ एक ही दुकान होगी और वो होगी डी बियर्स। उन्होंने सिंगल चैनल मार्केटिंग का एक ऐसा सिस्टम बनाया, जहां दुनिया का 90% हीरो का व्यापार सिर्फ उनकी मर्जी से होता था। ये एक आर्टिफिशियल मोनोपोली थी। हीरे दुर्लभ नहीं थे, उन्हें जानबूझकर तिजोरियों में बंद करके दुर्लभ बनाया गया था, ताकि बाजार में उनकी कमी बनी रहे और कीमतें आसमान छूती रहें। लेकिन सिर्फ सप्लाई रोकना काफी नहीं था। असली चुनौती थी लोगों को यह यकीन दिलाना कि उन्हें इस पत्थर की जरूरत है। 1930 के दशक में, जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रही थी, हीरो की मांग गिर गई। लोगों के पास रोटी के पैसे नहीं थे, तो वे चमकते पत्थर क्यों खरीदते। यहाँ डीबीएस ने एक ऐसा दाम खेला जो इतिहास का सबसे सफल ब्रेन वॉशिंग कैंपेन बना। उन्होंने न्यूयॉर्क की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी MWR को काम पर रखा। एजेंसी का काम था हीरो को एक निवेश की तरह नहीं, बल्कि एक भावना की तरह बेचना। 1947 में कॉपीराइटर फ्रांसिस गेरिटी ने 4 शब्द लिखे, जिसने दुनिया बदल दी। हीरा सदा के लिए, यानी अ डायमंड इज फॉर एवर। इस एक लाइन ने हीरो को सीधे अमर प्रेम से जोड़ दिया। उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में हीरो को प्रमोट किया, एक्ट्रेसेस को महंगे हार पहनाए और न्यूज़पेपर्स में ऐसी कहानियां छपवाई कि कैसे एक हीरे की अंगूठी के बिना प्रपोजल अधूरा है। उन्होंने एक नियम भी सेट कर दिया कि एक आदमी को अपनी 2 महीने की सैलरी के बराबर कीमत की अंगूठी खरीदनी चाहिए। सोचिए, एक मार्केटिंग एजेंसी यह तय कर रही थी कि आपके प्यार की कीमत क्या होगी। उन्होंने हीरो को रीसेल करने के विचार को भी खत्म कर दिया, क्योंकि अगर आप अपना प्यार यानी हीरा बेच देते हैं, तो इसका मतलब आपका प्यार भी खत्म हो गया। यह मास्टर स्ट्रोक था, ताकि पुराने हीरे बाजार में वापस न आए और नई मांग बनी रहे। जैसे जैसे डीबीआर्स का साम्राज्य बढ़ा, इसकी जड़ें और गहरी और खूनी होती गईं। जब भी किसी देश में नई खदानें मिली, डीबीएस ने उन्हें या तो खरीद लिया या उन्हें बर्बाद कर दिया। 1950 के दशक में जब रूस में भारी मात्रा में हीरे मिले, तो डीबीएस को डर लगा कि उनकी मोनोपोली टूट जाएगी। उन्होंने रूस के साथ एक गुप्त डील की और सारे रूसी हीरे खुद खरीदने लगे। लेकिन असली काला सच अफ्रीका के गृहयुद्धों में छिपा था। सिएरा लियोन, अंगोला और कांगो जैसे देशों में हीरो की खदानों पर कब्जा करने के लिए विद्रोहियों ने लाखों मासूमों का कत्ल किया। इन हीरो को ब्लड डायमंड्स या कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स कहा गया। डीबीएस जैसी कंपनियों पर आरोप लगे कि वे इन खूनी हीरो को खरीदकर युद्धों को इनडायरेक्टली फंड कर रही हैं, ताकि उनका स्टॉक और कंट्रोल बना रहे। आप जिसे अपनी उंगली पर पहनकर गर्व महसूस करते हैं, उसकी माइनिंग का पर्यावरण और इंसानी अधिकारों पर असर भयानक है। एक कैरेट हीरे के लिए लगभग 250 टन मिट्टी निकाली जाती है, जिससे इकोसिस्टम पूरी तरह तबाह हो जाता है। और सबसे बड़ा मजाक तो यह कि हीरा कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। जैसे ही आप शोरूम से बाहर निकलते हैं, आपके हीरे की वैल्यू 50% से ज्यादा गिर जाती है। गोल्ड के विपरीत हीरो का कोई स्टैंडर्ड ग्लोबल रेट नहीं होता।
यह सिर्फ एक परसेप्शन है जिसे करोड़ों डॉलर की मार्केटिंग से आपके दिमाग में बिठाया गया है। आज के दौर में कहानी थोड़ी बदल रही है। लैब ग्रोन डायमंड्स यानी लैब में बने हीरे अब बाजार में आ चुके हैं। ये दिखने में, केमिकल स्ट्रक्चर में और चमक में प्राकृतिक हीरो के बिल्कुल बराबर हैं, बल्कि उनसे ज्यादा शुद्ध हैं। और सबसे बड़ी बात, इनकी कीमत असली हीरो से 70-80% कम है। स्वाभाविक रूप से डीबीएस ने शुरुआत में इनका विरोध किया, इन्हें नकली कहा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि युवा पीढ़ी अब जागरूक हो रही है, तो खुद डीबीएस ने अपनी लैब ग्रोन लाइन शुरू कर दी। ये उनके दोहरे मापदंडों का सबसे बड़ा सबूत है। तो आखिर में सवाल यह उठता है कि क्या हीरा वाकई कीमती है? अगर कल सुबह हम सब यह तय कर ले कि यह सिर्फ एक चमकता हुआ पत्थर है, तो इसकी कीमत मिट्टी के बराबर हो जाएगी। हीरो की पूरी वैल्यू सिर्फ एक चीज पर टिकी है, आपका और मेरा विश्वास। हम एक ऐसी चीज के लिए अपनी मेहनत की कमाई लुटा रहे हैं जिसकी वैल्यू एक कंपनी द्वारा कंट्रोल की जाती है। यह $100 बिलियन का स्कैम हमें सिखाता है कि कैसे बड़ी कॉरपोरेशन हमारी भावनाओं का इस्तेमाल करती हैं। अगली बार जब आप किसी विज्ञापन में वो चमकता हुआ पत्थर देखें, तो खुद से पूछिएगा कि आपका प्यार वाकई एक पत्थर का मोहताज है, या फिर आप भी उसी सदियों पुराने मायाजाल का हिस्सा बन रहे हैं। सच कड़वा है, लेकिन इसे जानना जरूरी है। अगर आपको ये रिसर्च और ये कहानी जरूरी लगी, तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें लगता है कि हीरा ही सब कुछ है। इस ट्रुथ मूवमेंट का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले किसी गहरे राज के साथ। सोचिए, क्या आप सच में आजाद हैं या सिर्फ एक उपभोक्ता?